केमिकल बॉन्डिंग हमारे टारगेट पे है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं है, मुझे तो कई बार सब्जेक्ट लगता है ये। कारण क्या है? क्योंकि इसने पीरियोडिक टेबल आगे इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम पार्ट में रोल करना ही है। तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन टू द बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्ड्स पार्ट 1। जी, तो सुनते और समझते रहिएगा। इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जिक्र करेंगे, फिर लुईस कोसेल थ्योरी के बारे में जिक्र करेंगे, लैटिस एंथैल्पी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हमारा टारगेट केमिकल बॉन्ड की तरफ होएगा, कोवलेंट बॉन्ड की तरफ होएगा, आयनिक बॉन्ड की तरफ होएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे पोटेशियम में उस पर चार्ज +1 है तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। सल्फेट पे -2 चार्ज है तो हम उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी -2 बोलते हैं। सोल्वेशन की तरफ बढ़ेंगे एंड देन हाइड्रेशन। सोल्वेशन किसी भी सोलवेंट की प्रेजेंस में हो सकता है एक्सेप्ट वाटर, और हाइड्रेशन पानी की प्रेजेंस में ही होगा। नाउ टारगेट हमारा क्या है? हमारा टारगेट है, हम डेफिनेशन पे चले। केमिकल बॉन्डिंग है क्या? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इन्होंने मिलकर CH4 बना दिया। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू रिड्यूस देयर एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस में अगर एनर्जी निकलती है, और निकलनी जरूरी है क्योंकि ओजोन के बनने में एनर्जी एंडोथर्मिक है, और ओजोन के बनने में अगर एनर्जी एंडोथर्मिक है तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल भी नहीं है, आपको पता है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecules to reduce their energy by bonding. Stability is inversely proportional to reactivity, हमेशा का रूल रहा है। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मैं जनरली क्लास में क्या बोलता हूँ, इसको जनरली मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, मैं क्लास में बोल देता हूँ कि जो डेड बॉडी है उसके अंदर एनर्जी तो है नहीं, रिएक्टिविटी तो है नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। कई बार मैं क्लास में पूछता हूँ बच्चे से जाकर, भाई केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन दो, तो बच्चे को बोलना होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। चाहे वो एटम्स हो, चाहे मैं उसके लिए SiO2 बना दूं, या मैं उसके लिए डायमंड बना के दे दूं, या मैं उसके लिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं। आयंस तो मैं उसके लिए KCl NaCl बना दूं। टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स हुआ जो होल्ड करेगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो एटम हो, आयन हो, कुछ भी हो, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। उसको हमने क्या नाम दे दिया? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड कर रहा है, एटम्स, आयंस एटसेट्रा को। डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो आपके पास NaCl हो। चलो जी, लुईस कोसेल की थ्योरी की तरफ चलते हैं, जो कि कोई बहुत हैवी काम है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस पे टारगेट जरूर करना, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में जब हम पढ़ रहे हो तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं। आप वीडियो को स्पीड बनाकर सुन सकते हैं, क्योंकि 11th वालों के लिए भी बनाया मैंने और 12वीं पास वालों के लिए भी बनाया है। और 12वीं में रहते हुए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ग्रेट हो, क्योंकि आपको पढ़ना भी चाहिए, अच्छा चैप्टर है। तो कोसेल एंड लुईस वर द फर्स्ट वंस टू प्रोवाइड some logical explanation of valence electron which was based on the inertness of noble gas। देखो भाई, सिंपल सी बात है ना, हर कोई दिमाग लगाएगा कि मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, और उसको पैरेलल में अगर नोबेल गैसेस की जानकारी है, इंफॉर्मेशन अबाउट द नोबेल गैसेस है, तो साफ सी बात है उसको कहीं ना कहीं दोनों में एक इंटर रिलेशन दिख जाएगा कि नोबेल गैसेस भी फर्दर रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का एटम कार्बन के एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं फील तो जरूर आएगा कि जो इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैसेस है वैसा ही कोई फैक्टर ऐड होना चाहिए। कोसेल एंड लुईस वर द फर्स्ट वंस टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which was based on the inertness of the noble gases. This theory helped to explain electrovalency charge, कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। एटम्स ट्राई टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हर बंदा, आप क्या स्टेबिलिटी नहीं चाहते? ये तो ऐसा वीडियो कौन सुनता है जिसमें कोई सिर्फ टेस्ट तक की, लाइफ के लिए कोई लॉजिकल बात नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि जो आप सुन रहे हैं ये आपकी लाइफ में कहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना पड़ रहा है क्योंकि आपका पेपर में इस पार्ट का डिस्कशन होना है। तो हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मौका मिलता है तो स्टेबिलिटी अटेन करने की तरफ जाएगा,
This theory helps to explain electrovalency. Atoms try to attain stable electron configuration by losing or gaining the electron. Lose करें gain करें matter नहीं कर रहा. Lewis pictured the atoms in terms of positively charged kernel KER-NEL. The nucleus plus the inner, ये हमें समझना पड़ेगा. न्यूक्लियस हुआ प्लस न्यूक्लियस हुआ प्लस जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर को छोड़ दें. और मैं कई बार बच्चों को ये भी बोलता हूं रिमूव आउटर मोस्ट. जो बच गया वो उसका कर्नल है KER-NEL. एग्जाम्पल चाहते हैं तो 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p6 हुआ, 3s1 हुआ. बाहर का पूरा की पूरा 3s1 उड़ा दो. जो बच गया है न्यूक्लियस के साथ में उसको हमने कर्नल कहना शुरू कर दिया. एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा पिक्चराइज्ड किया उसने कि द एटम इन, वैसे एनसीईआरटी की लाइनें अगर आपको ध्यान हो तो कहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड खोल के बता दूं. लुइस पिक्चर्ड द एटम्स इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल. द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, इतनी बात होगी. कर्नल के साथ में आउटर को पिक्चराइज किया. वो चाहता था कि जो आउटर है वो 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट रूल यहीं से बना. ऑक्टेट रूल यहीं से बना. ऑक्टेट रूल, atoms need to give gain or share electron to achieve stable configuration, except a few elements like hydrogen, helium, lithium, beryllium that form doublet, जिसको डुप्लेट भी बोलते हैं, जिसको डुप्लेट्स भी बोलते हैं. All other element form octet to attain stable configuration. The elements having stable configuration is represented in the figure 1. तो एक बार हम ध्यान से देख लें. ये हमारा फिगर 1 हुआ, एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. ये हमारा हीलियम हुआ जो एक डुप्लेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है. ये आर्गन हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 11वीं में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपने पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी. आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं. नियोन में भी सेम हाल है. 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, आउटर मोस्ट में है. क्रिप्टन में भी यही हाल है. ये नोबेल गैसेस हैं. एक बार फिर सुन लें क्या कह रहा है वो. The elements having stable configuration is represented. तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन ही उसने रिप्रेजेंट करवाया है. लुईस स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंटेड हुए हैं. इन द लुईस स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड. मान लो मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा. हीलियम लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा. लिथियम लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा. बेरिलियम लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा. बोरोन लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा. क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट शेल ही लुईस स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है. लो जी. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर बिटवीन एटम्स टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. द टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बिलो. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे सोडियम है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर बिटवीन atoms to attain stable configuration. The types of bond are represented below. The bond formed by transfer of electrons from an atom of highly electropositive element to an atom of highly electronegative element is known as ionic or electrovalent bond. If both the species are highly electronegative, तो क्या करें, दोनों क्लोरीन है, दोनों के दोनों चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिले इनको, तो इनके पास एक ही इलाज बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें. इनके पास एक ही इलाज बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें. देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यहां हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है और यहां हमारे पास बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड. अब इनकी बात तो हो गई. अगर हमारे पास बोथ स्पीसीज नीड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन देन मेटलिक, क्योंकि वहां मेटल्स आ जाएंगे. और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो मेटल है, तो वह मेटलिक बॉन्ड बन जाना है. तो केमिकल बॉन्ड के टाइप में सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आयनिक बॉन्ड बना.
दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हुए तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए तो मेटालिक बॉन्ड बना। ये हमारे पास कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड के टाइप हो गए हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ भी आ जा सकते हैं। और अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं तो आप मेटालिक बॉन्ड की तरफ भी जा सकते हैं। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रो बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड के बारे में सीखना शुरू करते हैं भाई हम लोग। बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। देखें जी, ये बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सोडियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होएगा, अगर आप कैल्शियम की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फॉर्म एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसको एक्सेप्ट करने वाले बैठे हुए। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सल्फर, एग्जाम्पल बतलाया बस मैंने, तो ये क्लोराइड बन जाएगा और ये आपके पास सल्फाइड बन जाएगा। आगे फिगर आ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ सोडियम Na, वो आपको पता है 281 है। सिंस इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपको पता है कि ये फर्स्ट ए का मेटल है, इट इज रेडली लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो इसने 2-8 तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस नियोन एटम, इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो इसके साथ एक बहुत बढ़िया बात क्या हुई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बुरी बात और हो गई। एक बढ़िया बात क्या हुई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक बुरी बात क्या हुई कि इस पे चार्ज आ गया। एक बुरी बात क्या हुई, इस पे चार्ज आ गया। इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम कैटायन इन द प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन रिक्वायर्स, वो मैंने फ्लोरीन, इसने क्लोरीन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और क्लोरीन का ओरिजिनली क्या है 287, जो आप 10th क्लास से पढ़ के आते हो। तो एक एक्सेप्ट करती है, 288 हो गया, इसको तो मजा आ गया। लेकिन नहीं, इस पे नेगेटिव साइन आ गया, वो इसके लिए एक ड्रॉबैक हो गया। इन दिस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कोसेल थ्योरी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। और यहां जो इसने फ्लोरीन का एग्जांपल लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। बोथ एटम्स अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, नेगेटिवली चार्ज फ्लोराइड और हेल्ड बाय, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा सा आईसीएससी में रहे हो तो आपने इस फोर्स को पढ़ा होगा कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो दो चार्ज स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा पावरफुल फोर्स है, ये बड़ा ही पावरफुल फोर्स है, ये लग गया। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इसको आपने क्या नाम दे दिया, आयोनिक बॉन्ड नाम दे दिया है। The attraction between the positive and negatively ion is the reason for the stability of aggregate. The attraction, इनके बीच attraction लगा, एक सोडियम था आपका प्लस के फॉर्म में, एक फ्लोरीन था फ्लोराइड के फॉर्म में। The attraction between the positive and negative ions is the reason for the stability of aggregates. Ionic bond is the attractive force between the positively charged ions. The formation of ionic bond would primarily depends upon the isoformation of positive and negative आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। तो जितना भी हमें इज टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितना इजी कैटायन और एनायन का बनना होएगा उतना आयोनिक बॉन्ड का बनना भी आसान हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड would primarily depends upon the isoformation of positive and negative ions from the respective neutral atoms. Ionic valency और electrovalency, number of electrons lost or gained to form an ionic bond is known as ionic valency. वो मैंने शुरू में जब भी हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोवेलेंसी है वो उस स्पीसीज का चार्ज है।
Na पे पड़ा हुआ चार्ज और Cl पे पड़ा हुआ चार्ज उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। हियर इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na is +1 whereas that of chlorine is -1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बारे में हम सीखते हैं कैसे ये हमें आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर करेगी, आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। जैसे सोडियम है, गैस फॉर्म में है, इसका सोडियम गैस आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। द एटम दैट इज फॉर्मिंग केटायन शुड हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, अगर किसी को आयोनिक बॉन्ड बनवाना है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना है तो भाई एक सिंपल सी बात है ना, अगर आपको किसी बॉन्ड को, मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो सिंपल रूल है, एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होनी जरूरी है, एनर्जी मैक्सिमम एक्सोथर्मिक होनी जरूरी है। द लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी द ग्रेटर इज द ease of formation of a cation। एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल जो फर्स्ट सेकेंड वाले हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत अच्छे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और जब हम फजांस रूल पढ़ते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कंपाउंड्स को कंपेरेटिवली ज्यादा आयोनिक भी बोलते हैं हम लोग, वो लॉजिकली बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फजान। और ये भी एक लॉजिक है, जिनका इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में कम हुआ तो वो मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड बनाने की तरफ जाएंगे। Alkali metals and alkaline earth metals have low ionization energies and therefore they form cation very easily. For example, among lithium plus, Na plus, K plus and Rb plus, the ion that is readily forms is Rb plus. Since rubidium plus, rubidium has least ionization energy, और जिसकी भी ionization energy least है वो comparatively आयनिक बॉन्ड के अंदर उतना ज्यादा करेक्टर शो करेगा। तो लिथियम से ज्यादा सोडियम में है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम में, और पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम में होगा। द आयन दैट इज रेडली फॉर्म्ड इज Rb प्लस सिंस रुबिडियम हैज लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगली बात और समझ लें हम लोग इसी में। अब इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गया, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ उसे कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा ना, उसे कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा ना। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज्ड। देखो बड़ा डिप्लोमेटिकली इन्होंने चेंज लिख दिया, ना एक्सो लिखा ना एंडो लिखा। तो मैं साफ साफ बता दूं, ये आपकी एंडो भी हो सकती है, ये आपकी एक्सो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, ठीक है जी, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये क्लोरीन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये क्लोराइड बना। हाँ ये जरूर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऐड होना यहां एक्सोथर्मिक है, लेकिन ऑलवेज होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन, द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन अकर्स विद द एडिशन ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, जनरली अ नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी तो उन्हीं की ठीक ठाक है ना। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अब हम तो कह ही रहे हैं बार बार आपसे, अगर आप कोई भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, easier will be the formation of an ion. Therefore, the atom that is forming an ion should have high
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। नेक्स्ट बात है वो है हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, जैसे कि आपका फ्लोरीन हुआ ये जी, हायर विल बी इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एक जनरल बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कभी भी एनायन बनने की बात को आप पहचान नहीं सकते हो, एंड मोर इजिली इट विल बी फॉर्म एन आयनिक बॉडी। जनरल ट्रेंड है कि हमारा पीरियोडिक टेबल का जो एक पीरियोडिक टेबल ये है हमारे पास, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले केटायन और राइट हैंड साइड वाले एनायन इजिली बना लेंगे। तो ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ में एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल अमंग फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयंस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन it is easily formed and its tendency to form an ionic bond is higher, and it is easily formed and its tendency to form an ionic bond is higher। आगे देखते हैं जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। लैटिस एनर्जी में हुआ क्या, केटायन आपने बना लिया, हाँ जी बना लिया, एनायन आपने बना लिया, हाँ जी बना लिया। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा और NaCl का एक सॉलिड बना हुआ है आपके पास, हो गया। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। ये Na प्लस गैस और ये Cl माइनस गैस अलग अलग कर दिए गए हैं, ठीक होगी बात। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक solid ionic compound into gaseous constituent ions since there is a breakage of lattice। lattice का मतलब होता है एक्चुअली नेटवर्क। द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज पॉजिटिव, क्योंकि आप एक प्लस और माइनस को दूर ले जा रहे हो। ये एक आपके पास प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस फॉर आयंस विद हायर चार्ज। तो लैटिस एनर्जी को लेकर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस फॉर आयंस विद हायर चार्जेस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं लगातार, एंड शॉर्टर डिस्टेंसेस बिटवीन द, ये शॉर्टर डिस्टेंसेस जैसा आपको बताया गया। हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मिंग an ionic compound। For the lattice energy to be high, the force of attraction between the constituent ions should be high। Its simple representation in the figure 3। अब आप देखें इधर, लो जी, लैटिस एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके पास एक आयनिक सॉलिड है, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया आपने इसको, जब ये बिखर गया तो आपके पास वैल्यू इसकी हाई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, तो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट दे रही है, जिसको जरूरत है, जो एंडोथर्मिक वैल्यू है किसी भी कैटायन एनायन को दूर करने के लिए, उसको हम लोगों ने लैटिस एनर्जी का नाम दे दिया है। कौन कौन से फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जी देख लेते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, साइज ऑफ द आयंस, मैंने बताया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास जो है लैटिस एनर्जी, और वैसे भी एनर्जीज तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का इनवर्स और चार्ज का डायरेक्ट होती ही है। लैटिस एनर्जी is inversely proportional to the internuclear distance between an ion and cation। Greater the ionic size, lesser will be the lattice enthalpy। Greater the ionic size, lesser will be the lattice enthalpy। जैसे कि मेरे से कोई पूछेगा लिथियम प्लस सोडियम प्लस कुल मिलाकर रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, तो लिथियम प्लस सबसे छोटा है, ग्रेटर इज द साइज, ग्रेटर इज द साइज, लेसर विल बी लैटिस एंथैल्पी। हाँ जी, और लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगी।
नेक्स्ट आपके सामने एक NaCl बनाकर दिया गया, एक NaBr बनाकर दिया गया, एक NaI बनाकर दिया गया। अगर आप देखें तो लेटिस एंथैल्पी केटायन 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 सेम पड़े हुए, एनायन सबसे छोटा इसका है, क्लोराइड का एनायन जो गिवन एनायंस है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जब भी रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी तो लेटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो NaCl की लेटिस एंथैल्पी NaBr से और NaBr की लेटिस एंथैल्पी NaI से ज्यादा है। चार्ज ऑफ द आयन, इस पे बात कर लेते हैं जी। जैसा मैंने आपको बताया चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ चलता है। चार्ज ऑफ द आयंस, lattice energy is directly proportional to the charge on the ions. Greater is the charge of ion and cation, higher will be the lattice enthalpy. तो lattice energy यहाँ cation पड़ा, यहाँ anion पड़ा हुआ है। चार्ज ऑन cation, in terms of electronic charge, जितना बढ़ेगा उतना लेटिस एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें इंक्रीज कर जाएगी ना, दैट्स व्हाई। अब यहां आप चेक कर लें, NaFCO यहाँ +1 -1 है, यहाँ +2 -2 है, तो +1 -1 होने पर लेटिस एंथैल्पी कम है, +2 -3 होने पर लेटिस एंथैल्पी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 गुना हो गई है, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 गुना हो गई है। The variation of lattice enthalpy based on the charges of ions. कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चेक कर लें एक बार हम इसको, ये क्या रहा है हमें ना। तो चार्ज की बात और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात तो आपको समझ में आई गई है। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोऑर्डिनेशन नंबर के। थोड़ा सा इस फैक्टर को समझने के लिए ना 12th क्लास का सॉलिड चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो जनरली एग्जांपल उठा लेते हैं, आप याद भी कर लोगे, समझ भी लोगे। जैसे NaCl है, तो Na को सराउंड करने वाले 6 क्लोराइड है, ZnS में जिंक +2 को सराउंड करने वाले 4 सल्फाइड है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, श्योर है उसके बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, जिसको हम एक और नया वर्ड, थोड़ा सा वर्ड में हमने सुधार करना है, उसको बोलेंगे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, उतनी ही आपके पास लेटिस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का फैक्टर है इंपॉर्टेंट ओनली इन केस ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो ज्यादा इस पे बोधर नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर कहीं फैक्टर बनाने को मिलता है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको ना। कंक्लूजन तो हमारे दिमाग में यही है, अगर एनायन कैटायन का साइज बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, लेटिस एनर्जी भी हमारे पास बढ़ रही है इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। वैसे इसको थोड़ा समझने के लिए ना, एक चैप्टर मैंने अभी बोला आपसे सॉलिड चैप्टर में जाना ठीक रहेगा, तो मैं चाहता हूं एक बार ना आप एक टेम्परेरी सीख जाए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट और सल्फेट में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ी है, बस एक टेम्परेरी इतना सीख जाए। ज्यादा इसमें अगर पंगे लेंगे तो फिर आपको ना सॉलिड चैप्टर का रेडियस रेशियो पकड़ना पड़ेगा, सॉलिड चैप्टर का रेडियस रेशियो पकड़ना पड़ेगा। और रेडियस रेशियो में रेडियस रेशियो लेस से जैसे जैसे मोर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात उसने बोल दी है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, लेटिस एनर्जी बढ़ रही है। इन पर्टिकुलर के लिए यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। लेटिस एनर्जी बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर से बात को संभाल गया है ना। बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, ठीक है, बढ़िया बात है। बाय नॉर्मल लॉजिक लेटिस एनर्जी शुड बी डिक्रीज्ड if there is an increase in the size of cation, normal logic. However, in case of sulfate of alkaline earth metals, a reverse trend is possible. As the size of cation increases, it will be in touch with more anions. So coordination number increase कर गया और lattice energy बढ़ गई। तो एक अच्छी बात जो आपको यहाँ सीखने को मिल गई है, तो इसको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ
सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी उल्टा, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां तो कैटायन को एक लैटिस से सेपरेट कर रहा है। There is an alternative definition of lattice energy as well. Lattice energy of formation. According to that, lattice energy is the energy released during the formation of 1 mole of lattice from the constituent gaseous ions. ये Na plus है, गैस है, ये Cl minus है, ये गैस है, ये NaCl solid आपके सामने बन गया है। There is an alternative definition of lattice energy as well. Lattice energy of formation. According to that, lattice energy is the energy released during the formation of 1 mole of lattice from the constituent gaseous ions. According to above definition of lattice energy, its value is always negative. क्योंकि एक्सो है ना, अट्रैक्शन लग रहा है ना इसके बीच, और फिजिक्स भी बोलती है, केमिस्ट्री भी बोलती है कि अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज कैसी होगी, एक्सो। अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज कैसी होगी, एक्सो। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ सोल्वेशन की बात चल रही है। सोलवेंट molecules surround and interact with solute ions or molecules. Consider NaCl in a bucket of water. In water H and OH है partial positive and negative charge respectively. चेक कर लें एक बार हम लोग। देखिए, ये NaCl का बहुत प्यारा सा क्रिस्टल दिखा रखा है, और प्यारा सा इसलिए बोला है क्योंकि इन सब चीजों को हमें लगातार सीखते जाना है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, ये पूरा क्रिस्टल है, लैटिस है, नेटवर्क है। इसको पानी ने आकर घेर लिया, पानी में ओ नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सो O विल पार्शियली नेगेटिव चार्ज गेट्स अट्रैक्टेड बाय Na, तो O को अट्रैक्ट करेंगे हमारे Na भाई साहब, H को अट्रैक्ट करेंगे हमारे Cl भाई साहब। Partial positive charge attract oxygen from other water molecule. The collective effort of the water molecule makes Na plus to get pulled off, results in breaking the lattice. तो जैसे ही लैटिस पे हाइड्रेशन डोमिनेट करती है, दो दोस्त लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, कोई भी दो लोग लड़ रहे हैं, अगर उनको छुड़वाने का फोर्स, ये जैसे अलग करना है, ये वाला फोर्स, ये Na और Cl के बीच का लैटिस अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको आपने लैटिस एनर्जी बोला। जब इससे डोमिनेंट वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं लगेगी, तब तक घुलने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल मेक्स Na plus to get pulled off, results in breaking the lattice as फिगर 5 जो आपको यहां दिखाया जा रहा है। पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी के O ने आकर इसको Cl को पकड़ लिया, H ने आकर Na को पकड़ लिया, और ये फिर वाटर से सराउंडेड है। ये पॉसिबल तभी है जब हाइड्रेशन, सोलवेशन एनर्जी लैटिस पर डोमिनेंट कर जाए, डोमिनेंट कर जाए। और एक हमेशा ध्यान रखना बात, अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी, अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। एनर्जी रिलीज्ड in this process when Na plus Cl minus comes out from the lattice, surfaces of Na plus and Cl minus can be further surrounded by other water molecules and they form a solvated radii around the ions, which is depicted in the figure 6. formation of solvated ion by the water molecule. Na को चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, Cl को चारों तरफ से हमारे HH ने सराउंड किया हुआ है। इमेजिन 10,000 water molecules on the surface of chloride. The total charge of chloride is -1. And if the total charge of water molecule is a summation of plus 0.2 due to all the partial delta positive charge on hydrogen. ठीक है, मान लेते हैं उसकी बात को। Charge of oxygen is going to protrude on the outer surface because of the partial negative charge of oxygen. After that, charge inside is reduced from -1 था, थोड़ा जोर लगा, अपोजिट चार्ज की वजह से -0.8 हो गया। दिस गैप फॉर द नेगेटिव चार्ज हैज बीन स्प्रेड अराउंड द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ एंटायर सोलवेटेड स्फीयर। दिस इज नोन एज अ चार्ज डिफ्यूजन। इसको चार्ज डिफ्यूजन हो गया, चार्ज डिफ्यूज, मैं जनरली डिफ्यूजन वर्ड बोलता हूं। चार्ज बिखर गया, चार्ज बिखर गया। उस चार्ज बिखरने की वजह से charge that was concentrated on a single chloride now gets diffused on the surface. When there is a diffusion of charge, we attain stability by releasing the energy.
ठीक है ना। द चार्ज दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल क्लोराइड, अब वो डिफ्यूज हो गया। तो जितना डिफ्यूज होएगा और जितना चार्ज डिफ्यूज होएगा, व्हेन देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज वी अटेन स्टेबिलिटी बाय रिलीजिंग द एनर्जी, जिसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी बोला हुआ है। दो फैक्टर हुए, सोल्वेशन ऑफ कैटायन एनायन, टोटल सोल्वेशन एनर्जी। जब लैटिस एनर्जी पे डोमिनेट कर जाएगी तो हमारा आयोनिक कंपाउंड घुल जाएगा पानी के अंदर। सोल्वेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? देखो, है तो ये एनर्जी ही, है तो इनडायरेक्टली एनर्जी ना। तो जो एनर्जी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होएगा, जो एनर्जी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होएगा, वो हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना जी। तो कुल मिलाकर हमारा टारगेट क्या हुआ, बात को समझे ध्यान से। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्वेशन एनर्जी, आयोनिक साइज। आयनिक साइज मैंने आपको बताया अभी, एनर्जी है तो चार्ज के तो इनवर्सली, रेडियस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सोल्वेशन एनर्जी इज द समेशन ऑफ बोथ द सोल्वेशन एनर्जी ऑफ कैटायन and the anion. Basically, if there is a smaller cation or anion, larger number of solvent molecule can be accumulated over the ion, causing high solvation. उसका ENC ज्यादा होगा ना। अगर कोई स्मॉल cation है या एनायन है, वो स्मॉल क्यों है? ENC उसका ज्यादा है, और जितना ज्यादा ENC होएगा will attracts more water molecules, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। आयनिक चार्ज, वो मैं बार बार आपसे बोलता रहा हूं, अगर कोई एनर्जी है तो डायरेक्टली टू चार्ज है, इनवर्सली टू रेडियस है। चार्ज ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्वेशन एनर्जी, हायर द चार्ज हायर विल बी अट्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स आयन, causing the increase of accumulation of solvent molecule, therefore solvation energy increases. Charge dominates over the ionic size, चार्ज डोमिनेट्स ओवर द आयोनिक साइज। चार्ज डोमिनेट करता है, किस पर डोमिनेट करता है? वो डोमिनेट करता है साइज पर। आयनिक चार्ज, चार्ज ऑफ आयन डायरेक्टली मैंने आपको बताया ही है। आयनिक चार्ज टू साइज रेशियो, मैंने आपको बताया कि जो इसका चार्ज है ना, वो हमें डोमिनेट कर रहा है। आयंस विद हाई चार्ज टू साइज रेशियो तो डोमिनेट करते हैं, +3 है, तो हायर द चार्ज हायर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स आयन, causing द इंक्रीज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो उतनी ही सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज डोमिनेट करता है ओवर द साइज। अगर आप बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, आयनिक चार्ज टू साइज रेशियो, आयंस विद हाई चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज ज्यादा हो गया मतलब, और हाईली सोलवेटेड। तो इस बात का एक प्रूव और भी है, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे मेरे साथ में, तो वहां आपको दिखेगा जो बेरिलियम +2 है, अगर आप एनसीईआरटी अभी आपके पास हो तो खोल के देखिएगा, बेरिलियम +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट 2490 के आसपास है, एज कंपेयर टू लिथियम प्लस, वो 450-500 के आसपास है। When the charge of the same metal increases, same metal, the large number of water molecule gets accumulated over the surface of ion, therefore solvation energy बढ़ेगी। नेचर ऑफ सोलवेंट, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बड़ा अच्छा फैक्टर है, अगर घोलना हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओ। आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर भी इस फैक्टर को पढ़ते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोल देता हूं कि पोलैरिटी। Higher the dielectric constant of the solvent, higher will be the solvation energy released. Solvation energy जिसकी भी बढ़ानी हो फॉर आयनिक कंपाउंड पर्टिकुलरली, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बढ़ा दीजिए। एक बार सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चन आया कि पानी में नमक को डालने पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना घट गया, तो आपका आंसर था इट बिकम्स 1/80, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 80 माना जाता है, तो उसका जो फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो 80 टाइम्स ही क्या हो गया, कम हो गया। हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ 1/epsilon, therefore higher will be the solvation energy, because lower value of 1/epsilon subtracting from 1 makes the overall value high। solvation energy को बढ़ाना है तो
इसके बाद हाइड्रेशन है, बस आप सोलवेंट बदल के पानी ले लो तो उस पूरे को हम लोग हाइड्रेशन बोल देंगे। तो इतना 40 मिनट का लेक्चर हो गया, इसको आप रिवाइज करें। रात के मेरी रिकॉर्डिंग को 10 बजने वाले हैं, तो मुझे लगता है बेंडिंग करना चाहिए। सारे दिन से मैं आज रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ये चैप्टर मैं कल कंप्लीट करके देता हूँ आपको, तब तक आप सब्जेक्ट एंजॉय करते रहें। थैंक यू।